यार तुम्हें हर बात पर रोना आ जाता है। दिखाओ ज़रा क्या इतना जुल्म कर बैठा हूँ। ईसा ने ज़बरदस्ती उसके हाथ हटाकर चेहरा ऊपर किया। सुर्ख हो रही थी वो। तकलीफ शदीद इतनी नहीं थी, हाँ सदमा बहुत बड़ा था। अच्छा तुम भी बदला ले लो। लो सामने बैठा हूँ, जो चाहे कर लो, कसम खा रहा हूँ कुछ नहीं कहूँगा। वो बाजू फैलाकर चेहरा उसके सामने करता आंखें बंद कर गया। चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। जाहिर है वो बदला तो नहीं लेगी, मगर कम से कम सुकून तो मिलेगा ना। इस तरह चुप तो कर जाएगी। पूर्वा ने सिसकी भरते हुए आंसू साफ किए और ज़रा ऊंची होकर ईसा के गाल पर पूरी शिद्दत से दांत गाड़ गई। ईसा की आंखें खुली, दर्द से बिलबिलाता पीछे को गिरा। उस बिल्ली को बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर से हटाया। अपने तेज दांतों से वो बस खून निकालने को थी जब ईसा के धक्का देने पर दूर हुई। वो अपने गाल पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस भरता बेयकीनी से उसे देखने लगा। वो आंखें रगड़ती मासूम सूरत बनाए उसके दूसरे गाल को देख रही थी। वो बेसाख्ता दूसरे गाल पर हाथ रख गया। तुम जंगली बिल्ली, देखो खुद को कि सिर्फ स्किन रेड हुई है और तुमने मेरे गाल पर पूरा डिज़ाइन बना दिया। वो गम की शिद्दत से बोल ही नहीं पाया। गाल पर शदीद जलन हो रही थी। पूर्वा पीछे खिसकी। वो चाहे कसम खा चुका है, मगर उसका क्या भरोसा फिर से गुस्सा हो जाए। उसने तो वही किया जो उसने कहा। बदला लेना गुनाह थोड़ी है। जो गुनाह किया उसकी सजा दी। ईसा वहाँ से उठकर कमरे की तरफ भागा। मिरर में देखा, रुखसार पर बने दांतों के निशान से एक दो जगह बारीक सा कट लग चुका था। वो रोने वाला हो गया। जब तक सदमे से बाहर निकल कर आया वो सोफे पर सुकून से बैठी थी। पलकें नम थी, मगर अब दिल में ठंड उतर गई थी। वो नाराज नाराज सा आकर बैठा और अपना बर्गर निकाल कर खाता पैकेट उसके सामने कर गया। पूरे ज़माने में उसकी शिकायतें लगाती थी, अब क्या वो भी पिक्चर बनाकर दिखाए अपने भाइयों के कि वो कितनी मासूम है। मगर नहीं, ये बात शर्मिंदगी का बाइस थी। उसे पता था पूर्वा के लिए उसे लान तान करने वाले वो दोनों उस पर हंसेंगे और उसी का मजाक उड़ाएंगे। सर झटका और घूर कर उसे देखा, जो लर्जिश का शिकार बर्गर खा रही थी। ईसा की नज़र उसके रुखसार और गर्दन पर बने निशान पर गई। अब सुर्खी कम हो रही थी, सर दाह भरी। आज फिर वो किसी भी जर्सी शॉल के बिना सर्दी में नीली होती बैठी थी। नाराज़गी में ही उसके रूम में जाकर सॉक्स और अपने वाली हुडी लाया। हुड पहनाकर उसका यख पैर ऊपर करके गर्म हाथों से दबाकर गरमाइश पहुंचाने लगा। पूर्वा ने निहायत खामोशी और ताबेदारी से दूसरा पाँव भी ऊपर करके उसके घुटने पर रख दिया। ऐसी खिदमतें तो वो काफ़ी शौक से करवाती थी। ये काम कैसे मुलाजिम समझकर करवाती हो तुम? बदला लेने के लिए दुश्मनी याद आ जाती है? वो खफगी जताकर बोलता, पहले पाँव पर जुराब पहनाकर अपनी गोद में रखता, दूसरे पाँव को हाथों में ले गया। पूर्वा अपने हाथ गोद में रखे सर झुका गई। उसे गुलजान की बात याद आई कि जवाब नहीं देना पलट कर। अब मौका तो उन्होंने वाजे नहीं बताया था, मगर जैसे ख्याल रख रहा था उसे चुप रहना बेहतर लगा। अच्छी खासी खिदमतें करवा कर वो ईसा को माफ़ कर गई। अब सबके लिए, उस सब के लिए जो किचन में हुआ था। ईसा भी उसके साथ एक अच्छा दिन गुजार कर वो तकलीफ़ और निशान भूल गया जो इनाम में मिला था। वो कम बात करती थी, जवाब भी मर्जी से देती, फिर भी वो खुश था। इतना भी काफ़ी था कि वो उसके सामने है अब। असल रोना तो उसे तब आया जब अगले रोज़ यूनिवर्सिटी में सब उसके गाल को देखते मुस्कुराहट दबा रहे थे। सुर्ख व सफ़ेद रंगत पर वो सुर्ख नीला सा निशान वाज़ेह था। वाह, तमगा जुर्रत भी मिल रहे हैं अब तो। यार ये निशान कैसा है? ऐसा लगता है बहुत मोहब्बत है किसी को तुमसे। हसन और अहमद का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। लव बाइट है, तुम कुंवारे क्या जानो, वो नाक चढ़ाकर नखरे से बोला। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। नया सदमा पहुंचा था। ऐसी हसीन जालिम लव बाइट। अपनी गाड़ी में बैठते ईसा का शर्मिंदगी से बुरा हाल था। उसे पूर्वा को बदला लेने का नहीं कहना चाहिए था। दोबारा ऐसी गलती करने का सोच भी नहीं सकता था। रोना आ रहा था। जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी आज महसूस हुई थी उसे। हवेली में आज काफ़ी वक्त के बाद हल्के फुल्के माहौल में सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। गुलजान के जाने पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, ना ही जल्दी आने का कहा गया। यावर की बीवी और प्रिहान की एक्स्ट्रा केयर की जा रही थी। आज मूसा ने आउट ऑफ सिटी जाना था, उसने जर्शे को पहले ही बता दिया था। दोपहर तक तैयार रहे। खान आज़र एक तरफ खामोशी से बैठे बददिली से खा रहे थे। खान यूसुफ से बातें करते खानज़ादा की नज़र जर्शे पर पड़ी तो वो किसी ख्याल के तहत चौंका। जर्शे, यूनिवर्सिटी कब से रिज्वाइन कर रही हो? अभी तक शादी की थकन नहीं गई क्या? लहजा नॉर्मल था मगर सवाल कड़ा था। जर्शे घबरा गए। सना बेगम के अबरूज के, उनके मना करने पर ही तो वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रही थी। अभी रहने दो यार, एक दो माह तक देखेंगे। मूसा ने उसे कहते हुए आंखों ही आंखों में चुप रहने का इल्तजा की तो वो लब भूंजे उसे बाद में बात करने का सोच खामोश हो गया। ज़रूरत ही क्या है, मैंने मना किया था, अब नहीं जाएगी ये यूनिवर्सिटी। सना बेगम ने बेनियाजी से अपना हुक्म जताया। क्यों रोका आपने? क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है? अगर इसकी बहन पलवशे और आपकी बेटियों को पढ़ने की इजाज़त है तो जर्शा को क्यों नहीं है ज़रूरत? अब खानज़ादा का चुप होना मुश्किल था। मूसा ने सर पकड़ लिया। बाकी सब परेशानी से अब उन दोनों को देख रहे थे।
क्योंकि ये ज़रशा है, मेरी बहू बना दी और मैंने कबूल भी कर ली, बस इतना बहुत है। वो मूसा और खान जवार की तंबीही नज़रों को अनदेखा किए बोल रही थी। ये ज़रशा है, इस जुमले का मतलब तो बताएं ज़रा, क्योंकि ये गुलजान की बेटी ज़रशा है। वो अपने भाई के नाकर्दा गुनाह की सज़ा झेल चुकी हैं। क्या ये काफ़ी नहीं कि ये मेरी बहन है, खान आज़र की बेटी है ये? खानज़ादा ने बमुश्किल अपने लहजे पर काबू रखकर जवाब दिया। खानी बेगम ने आखिरी जुमले पर सर झटका। तुम्हें यकीन है ये खान आज़र की बेटी है? सना बेगम ने तमस्कर से जवाब दिया। खान आज़र के हाथ में चाय का कप 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 आ गया। यावर और दावर ठिठके, जबकि खान यूसुफ ने बेजारी से सना बेगम की चलती जुबान देखी। मुरे मूसा ने ज़ब्त से माँ को देखा। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहती हैं आप? खानज़ादा ने गिलास पूरी कुव्वत से मेज़ पर पटका, जो छन्नाके से टूट गया। यकदम सन्नाटा छाया था। ज़रशे खौफज़दा सी भाई को देख रही थी। प्रिहान ने भी हैरत और खौफ की ज़्यादती से आंखें फैलाई। जवाब दे मुझे, आपको लगता है इस बात पर मैं अदब से सर झुकाकर बैठ जाऊंगा आपके सामने? अपनी बात की वजाहत करें अभी और इसी वक्त। ये बहन है मेरी, कोई मुलाजमा नहीं जिस पर आप कभी भी कोई भी पाबंदी लगा देंगी और मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। वो धाड़ रहा था। सना बेगम बोलकर पछताई थी। उन्हें लगा वो चुप हो जाएगा। वो नहीं हुआ था चुप, और जब वो बोलने पर आता था तो चुप होता भी नहीं था किसी भी तरह से। मूसा दांत पर दांत जमाए माँ को देख रहा था। मुझे यकीन है, सबूत चाहिए क्या आपको? इस बार खान आज़र की संजीदा आवाज़ उभरी। बाकी अफराद नासमझी से बात सुन रहे थे। इस बात का क्या मतलब था, किसी को समझ नहीं आया। गुलजान बेकसूर थी, मामला हल हो चुका था, फिर ये कैसी बहस थी? क्यों देंगे सबूत? क्या ये भी सबूत देकर मूसा और ईसा को खान जवार का बेटा कहती है? उसकी बात पर जहाँ खान जवार ने लब भींचे, मूसा सनसना उठा। हदीर, उसने चीख कर कहा। चुप चुप रहो तुम मूसा, अपनी बहन देते हुए मैंने पहले कह दिया था। चची ने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं सवाल करूंगा, और मैं सवाल ही कर रहा हूँ। उन्हें अपनी बात की वजाहत देनी होगी। वो जवाबन उससे ज़्यादा आवाज़ में चीखा था। एक अरसे बाद फिर से अपने जलाली मूड में आया था वो। चुप रहो खानज़ादा, उसने सोचे समझे बिना बकवास कर दी, और अब तुम बढ़ावा दे रहे हो। जवार तमाशा देखना है या बीवी को खुद समझाओगे उठकर? खान यूसुफ ने बात को रफा दफा करना चाह। खान जवार के कुछ बोलने से पहले ही सना बेगम उठकर वहाँ से चली गई। प्रिहान मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम्हारे आने के बाद खुद को कंट्रोल में रखता था, वरना ऐसा ही है शुरू से। यहाँ मिजाज के खिलाफ बात हुई नहीं कि पूरी हवेली सर पर उठा ली। फिर ना सरदार साहब की बात चलती है और ना आगा जान की। खानी बेगम फ्रेश ऑरेंज जूस के घूंट भरती सुकून से बोल रही थी। उनके चेहरे के तासुरात और बाकी सब की खामोशी बता रही थी कि वो लोग इस सब के आदी हैं। प्रिहान के लिए ये सब नया था। शायद वो वाकई प्रिहान के ख्याल से ज़रा धीमा पड़ा रहता था, मगर आज बर्दाश्त खत्म हो गई थी। सुर्खी झलकाती नीली आंखें, सुर्खोता चेहरा और तने तासुरात। क्या ज़रूरत है इतना शोर करने की? बस कर दी बात तो अब सवार समझा देगा ना? खान यूसुफ ने सर नफ़ी में हिलाकर तासुफ से कहा। दावर दोनों छोटे भाइयों के जज्बातीपन से थक गया था। जरशे रूहानी सूरत लिए बैठी थी और वो जबड़े भींचे हुए था। मैं समझाऊंगा, दोबारा ऐसी बात नहीं होगी। तुमने बहन को डरा दिया बच्चे। खान जवार ने नरमी से उसका कंधा थपथपाया और वहाँ से चले गए। मैं मोरे को समझा लेता ना, बहुत बढ़ानी होती है तुमने। बस तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि तुम भड़क उठते। मूसा ने खफकी से उसे घूर कर एहसास दिलाया। अगर इतनी बड़ी बात नहीं थी तो तुमने उस जुमले पर क्यों टोका मुझे? चची यहाँ बैठकर सबके दरमियान सबूत मांगेगी, जरशे खान आज़र की बेटी है या नहीं, इस बात का, और तुम कहते हो बड़ी बात नहीं। या फिर बता दो कि तुम्हें भी सबूत चाहिए। वो गुस्से से भरा बैठा था। मूसा ने लब कुचले। माँ की बात उसे भी चुभी थी, मगर इस बात का बढ़ना भी सही नहीं था। चची से कह देना, या तो जरशे यूनिवर्सिटी जाएगी या फिर दुरिया और दरख्शां भी घर बैठेगी। लावारिस नहीं है ये, निकाह करके दिया है मैंने। ताल्लुक नहीं तोड़ा कि कुछ भी करते फिरो, मैं पूछूं तक नहीं। आगा जान, आप मुझे ऐसे घूरे मत। क्या आपको मैं गलत लग रहा हूँ इस वक्त? वो मूसा को जवाब देता यकदम खान यूसुफ की तरफ मुड़ा तो वो सर पकड़ बैठे, यानी वो चीखे तो कोई रोके भी ना। ये सब उन्हीं की ढील का नतीजा था कि अब घूरने पर भी उलझ रहा था। नहीं हो तुम गलत, अब ठंडे हो जाओ। मूसा, माँ से कहना कि अब दोबारा ऐसी कोई बात ना करे। कुछ बातें वक्त पर ना सुलझाई जाएं तो बढ़ जाती हैं। ऐसा ना हो कि बाद में तुम समझाने बैठो तब तुम्हारी बीवी नाराज़ हो चुकी हो। खान यूसुफ उसे समझाते हुए जरशे का इशारा कर गए तो वो लब कुचलता जरशे की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो शर्मिंदा सी सर झुकाकर बैठी थी। अच्छा है, नाराज़ हो जाए और कभी राज़ी ना हो। जरशे, इधर आओ अपने लाला के पास। खानज़ादा ने जता कर उसे कहा और जरशे को नरमी से पास बुलाया। अपनी चेयर पीछे करता उठकर उसने
उसकी तरफ बढ़ा और अपने पास आती जर्शे को खुद से लगाकर उसका माथा चूमा। कोई शक नहीं था, उसे वो बहुत अजीज थी। एक खामोश नज़र बाप पर डाली। जब तक चाहो यहीं रह सकती हो, ये अपने पोर्शन का माहौल ठीक कर ले, फिर तुम्हें ले जाएगा। सना चची, और मेरी बातों को मत सोचो, उनकी आदत का पता है तुम्हें और मेरा भी पता है। शोर शराबा कर लूँ तो सुकून मिल जाता है। आखिरी बात पर अपनी मजबूरी बयान करता जर्शे को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मूसा उसकी बात का मतलब समझकर उसे घूर कर देखता वहाँ से चला गया। खान आजर भी उठकर वहाँ से जा चुके थे। जर्शे ने वहाँ से परेशान होकर जाते मूसा को गायब होने तक देखा। दिल चाहा उसके पीछे जाए, मगर सना बेगम से भी डर लग रहा था। कुछ देर पहले वाला शोर खत्म हो गया था, मगर असरात बाकी रह गए थे। नाश्ता वहीं रह गया, बातें खत्म हो चुकी थी। सबके दिमाग सना बेगम की बात पर अटके हुए थे। कुछ तो था जो वो कहना चाहती थी। वो गुस्से से कमरे में टहल रहा था। अदब खान की कॉल आई तो स्लाइड डोर खोलकर बैक साइड सीढ़ियाँ उतरकर लॉन में चला गया। खान साहब, आपने जो गार्ड छोड़े थे ईसा के अपार्टमेंट के गिर्द निगरानी पर मामूर, उनकी कॉल आई है। कुछ लोग अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिनको फ़िलहाल तो किसी तरह रोक किया जाता है, मगर 2-3 बार ऐसा हो चुका है। अदब खान की बात पर वो परेशान हुआ। ईसा वक्त पर आता है ना अब, और उनसे कह दो वहाँ से बिल्कुल ना हटे। अदब खान, सिक्योरिटी बढ़ाओ, ईसा भी अकेला बाहर ना जाए, अब रिपोर्ट लेते रहना उनसे। वो घबरा कर हिदायतें दे रहा था। हो जाएगा खानजादा जी, मैं पता करवाता हूँ कौन है और क्या मकसद है उनका, बल्कि खुद चला जाता हूँ। अदब खान ने उसे इत्मीनान दिलाया तो वो चौंका। ओह हाँ, पता करवाओ, बल्कि ईसा से बात करता हूँ। उन दोनों को कुछ वक्त के लिए मेरे घर शिफ्ट कर दो, सिक्योरिटी अच्छी है, गुड़िया भी अकेली नहीं होगी। उसने जल्दी से दिमाग चलाया। अदब खान ने बात समझकर कॉल काट दी। वो कनपटी सहलाता सोच में मुब्तला हुआ। पूर्वा को यहाँ लाना सही नहीं था। यहाँ पहले ही मसला खड़ा कर चुका था वो, गुलजान भी नहीं थी। फिर पूर्वा गलती से भी ईसा के साथ हुए निकाह का जिक्र कर देती तो एक और जंग छिड़ जानी थी। वो कौन लोग हो सकते हैं, क्या मकसद हो सकता है उनका? बहरोज खान या हाशिम के बंदे भी हो सकते थे, जो दुश्मनी का जवाब इस बार ईसा को नुकसान पहुंचा कर देना चाह रहे हो, या वो लोग भी हो सकते थे जिनके साथ वकार साहब पूर्वा का सौदा तय किए बैठे थे। दोनों ही खतरे में हो सकते थे। खानजादा का सर फटने लगा। फिलहाल तो अदब खान सब संभाल लेता, मगर हकीकत जानना भी ज़रूरी था। टहलते हुए उसकी नज़र अपने कमरे की स्लाइड विंडो पर पड़ी तो चौंका। प्रिहान उसी को देख रही थी। उसके देखने पर पीछे हट गई। खानजादा सर खुजाता सर झटक कर कमरे में पहुंचा तो वो सामने बैकग्राउंड से टेक लगाए खामोश बैठी थी। क्या बात है प्रिहान, क्या सोच रही हो? नाश्ता सही से तो किया था ना तुमने? नरमी से पूछता वो उसके पास बैठा। आज जैसे गुस्सा हुआ था वो घबरा गई थी। नाश्ता तो किसी ने भी नहीं किया अभी, वो उसे एहसास दिलाना चाह रही थी। सबको छोड़ो, सब खा लेंगे कुछ ना कुछ, वो लोग आती हैं इस सब के, मगर तुमने ज़रूर कुछ नहीं खाया होगा अभी तक, उसने फिक्रमंदी से कहा। खानी मोरे ने बिना नाश्ता किए नहीं आने दिया। फिक्र ना करें, वो मध्यम लहजे में बोल रही थी और उसके अल्फाज में एहतियात महसूस करके वो मुस्कुराया। वो डरी हुई थी और शायद लग रहा था कि गुस्से में उसे भी डांट देगा। उसने नरमी से उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाकर खुद से लगाया। क्या तुम्हें भी यही लगता है प्रिहान कि मैंने गलत बात की? सब बच्चे तो नहीं हैं कि चची की बात का मतलब न समझ सके। जर से हमेशा सबका गुलजान के साथ सर्द रवैया देखकर छुप छुप कर रहती आई है, रोती आई है। अब कुछ एतमाद बहाल हुआ था, अब जाकर सबके साथ बैठने लगी है और चची ने उसकी ज़ात को सवालिया निशान बनाने की कोशिश कर दी। उसे खुद में समेट कर उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाए वो संजीदगी से बोल रहा था। प्रिहान को भी जर्शे और गुलजान पर तरस आता था, दुख होता था। वो ठीक कह रहा था, मगर उसका गुस्सा। वो खामोशी से सुनती रही और बोली कुछ नहीं। उसकी खामोशी महसूस करके वो चुप हो गया। जर्शे, कुछ लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो घबरा कर बताने लगी थी जर्शे का। उसे कहना चाह रही थी कि आज उसका गुस्सा करना उसकी अपनी ही बहन को डरा गया था। उसका अंदाज साफ बता रहा था वो खुद डर गई है। ओह, तुम ठीक कह रही हो, आइंदा कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। सॉरी लिटिल वाइफ, वो नरमी से मुस्कुराकर बोलता जवाबन जर्शे का इशारा देकर माजरत करने लगा। प्रिहान के आसाब कदरे पुरसकून हुए। हदीरा बहुत खौफनाक लग रहे थे तब वहाँ। कुछ देर बाद आखिर उसने कह ही दिया। वो सीधा होकर उसे देखने लगा। प्रिहान जैसे वो वक्त तसव्वुर करके झुरझुरी ले गई थी। गुस्सा आ गया था मेरी जान, दोबारा नहीं होगा ऐसा, अब रिलैक्स हो जाओ, बल्कि डरा रही हो अब तुम मुझे। उसे यकीन दिलाते वो बेचारी सूरत बनाकर बोला। जी मैं कैसे? प्रिहान हैरत ज़दा बोली, ऐसे डर कर जैसे तुम घबरा रही हो ना मुझसे, मैं डर रहा हूँ, अब तुम मुझसे दूर हो जाओगी। वो संजीदगी से बोला तो लबों के किनारों पर मुस्कुराहट थी। मूड बदलने में तो माहिर था वो। नहीं, मैं नहीं घबरा रही, ना ही दूर हो रही हूँ। वो आगे बढ़कर उसके कंधे पर सर रखती उसका खौफ खत्म करना चाह रही थी। खानजादा खुलकर मुस्कुराया। अब समझ आ रही है कि पूर्वा ने यह हक देना किससे सीखा है। वो शरारत से बोलता उसके गिर्द बाजू
फैला गया तो प्रिहान झीम सी गई। सच यही था, और ये भी सच था कि खानज़ादा सना चची की बात पर ऐसा भड़का था कि वाकई जरशे या प्रिहान की मौजूदगी को फरामोश कर गया। प्रिहान को रिलैक्स करता वो अपने किए पर खिफ़्फ़त ज़दा सा था।